आखिर क्यों उत्तराखंड समेत लगभग सभी हिमालयी राज्यों में हर साल मानसून सीजन में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं आम हो जाती है। इतनी आम कि अब तो जब तक मौतें ना हो जाएं, तब तक वो बड़ी खबरें भी नहीं बनती। आखिर क्यों साल दर साल ये घटनाएं बढ़ती जा रही है? हर साल आपदाएं, बाढ़ और भूस्खलन होते हैं और फिर भी हालात नहीं बदलते। आपके मन में भी ये सारे प्रश्न जरूर उठते होंगे। आप ये भी सोचते होंगे क्यों ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। जवाब में कई लोग कह सकते हैं कि इसके जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग है। ये सच है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन कई वजह ऐसी भी है जिनमें आपका और मेरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल जरूर है। इतिहास में कितनी बार प्रकृति ने हमें जगाने की कोशिश करी, लेकिन हमारी नजरअंदाजगी। गुगुती की आज की इस रिपोर्ट में हम आपको आपके ऊपर उठाए गए प्रश्नों के उत्तर तो देंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि एक्सपर्ट्स इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या उपाय सुझाते हैं। आज बात उत्तराखंड में हर साल होने वाले तबाही की। मॉनसून सीजन शुरू हुआ नहीं कि बाढ़, भूस्खलन और रोड ब्लॉक होने जैसी खबरें आम हो जाती है। सगे संबंधी अक्सर सलाह देते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, अभी पहाड़ का सफर करने से बचना। जो शहर में रहते होंगे वो तो पहाड़ का सफर करने से बच जाएंगे, लेकिन जो पहाड़ों में ही रहते उनका क्या? उन्हें तो हर साल प्रकृति का विकराल रूप देखना पड़ता है, कभी कम तो कभी ज्यादा। उत्तराखंड में हर साल आपदाएं आती है। अभी आपदाएं क्यों आती है, इनकी पहले प्राकृतिक वजह जान लेते हैं, फिर बात करेंगे कैसे आपदा इंसानों की करतूतों की वजह से विकराल रूप ले लेती है। अब उत्तराखंड में क्यों हर साल इतनी ज्यादा आपदाएं आती है, इसका एक जवाब यह है कि यहाँ के बारिश पैटर्न में हुए चेंज की वजह से। डाउन टू अर्थ ने मौसम विभाग केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक लिखा है कि पूरे मॉनसून सीजन में बारिश तो एक समान रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इस दौरान रेनी डे की संख्या में कमी आ रही है। यानी जो बारिश 7 दिनों में होती थी वो 3 दिनों में हो जा रही है, जिससे स्थिति बिगड़ रही है। साथ ही जो मॉनसून सीजन जून से सितंबर तक एक समान होता था, वो अब जुलाई अगस्त में ही सिकुड़ कर रह जा रहा है। एक साथ इतनी सारी बारिश होने की वजह से बरसाती नदियां उफान पे आ जाती है और नुकसान पहुंचाती है। भारी बारिश से सिर्फ उत्तराखंड को ही नहीं, लगभग सारे ही हिमालयी राज्यों को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा कारण है गर्मी। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक एक नई स्टडी में सामने आया है कि हिमालय सहित दुनिया भर के पहाड़ों में ऊंचाई वाली जगहों पर अधिक बारिश हो रही है। ये वो इलाके हैं जहाँ पहले बर्फबारी होती थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बदलाव ने पहाड़ों को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है, क्योंकि बढ़ता तापमान न केवल यहाँ की बर्फबारी की जगह बारिश की वजह बन रहा है, इससे ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने में भी तेजी आ रही है। बारिश का पानी भी मिट्टी को ढीला कर देता है, जिसकी वजह से भूस्खलन, चट्टानों का गिरना, बाढ़ आने की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है। बीबीसी हिंदी नेचर जर्नल के एक अध्ययन के हवाले से बताती है कि काफी ऊंचाई पर, खासकर उत्तरी गोलार्ध के बर्फ वाले क्षेत्रों में बारिश की काफी बढ़ोतरी हुई है और इसके कई सबूत मिले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा बारिश होना भी इन आपदाओं के पीछे का बड़ा कारण बनती है। इसकी पुष्टि भी कई विशेषज्ञ अपनी स्टडी में कर चुके हैं। वैसे तो प्रकृति के मोर्चे पर भी कई वजह हैं जो आपदाओं के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन यहाँ पर हमने वही पहलू रखने की कोशिश की जो बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिन आपदाओं और भूस्खलन को लाने के लिए प्रकृति खुद जिम्मेदार है, तब कैसे इसमें इंसान शामिल हो जाते हैं वो भी जान लीजिए। और यहाँ हम का मतलब सिर्फ हम लोग नहीं, उसमें सरकारी नीतियां भी शामिल होती है। उत्तराखंड में भूस्खलन और बाढ़ों की संख्या में हुई बढ़ोतरी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है बेतहाशा अंधाधुंध विकास। जी हाँ, कई लोग ये भी कहते हैं कि विकास होगा तभी तो उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। जरूर, जब विकास होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी क्षेत्र तब आगे बढ़ पाता है जब वहाँ विकास होता है, लेकिन अब विकास किस तरह कर रहे हैं वो भी काफी मायने रखता है। उत्तराखंड समेत कई हिमालयी राज्यों में यही सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरकारें बात सिर्फ विकास की नहीं कर रही है, वह यहाँ पर अंधाधुंध विकास करने में लगी हुई है। जहाँ 1 लेन की सड़क संभव है, वहाँ पर 4 लेन की सड़कें बनाई जाएंगी, तो जाहिर है कि परिणाम विनाशकारी ही होगा। पिछले कई समय से हर दिन खबरें आ रही हैं कि इतने पेड़ इस योजना के लिए चिन्हित किए गए, इतने हजारों पेड़ किसी का हाईवे के लिए काटे जाने हैं, कई सौ पेड़ सड़क चौड़ीकरण के लिए काटे जाने हैं, कुछ काटे जाने और कुछ हजारों काटे जा चुके हैं। पेड़ों के इस अंधाधुंध कटान की वजह से हम खुद भूस्खलन को न्योता दे रहे हैं। कैसे? देखिए, जो पेड़ होता है वो मिट्टी को कसकर जकड़ कर रखता है। जब हम उस पेड़ को काट देते हैं तो जकड़ी हुई मिट्टी ढीली हो जाती है और बारिश का पानी उस मिट्टी और पत्थर को नीचे लेकर आता है। अगर आप सरकारों की अनदेखी से कैसे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती है उसका उदाहरण देखना है, तो इसका जीता जागता उदाहरण है 4 धाम ऑल वेदर रोड। अब कहने को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है और कई लाखों लोगों को इस योजना से फायदा भी मिल रहा है,
लेकिन इस योजना की वजह से कई जिंदगियां आए दिन खतरे से खेल रही है। कैसे, ये देखते हैं। पहली रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक ऑल वेदर रोड परियोजना साकार होती नहीं दिख रही है। दरअसल जब परियोजना की आधारशिला रखी गई थी तब कहा गया था कि हर मौसम में यात्री आसानी से चार धाम पहुंच सकेंगे, लेकिन थोड़ी सी बारिश में ही हाईवे जगह जगह से बाधित हो रहे हैं। पहाड़ी दरकने से लेकर सड़क टूट रही है। ऐसे में आवाजाही करना और मुश्किल हो रहा है। दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक चार धाम ऑल वेदर रोड योजना की वजह से प्राकृतिक जल स्रोतों पर असर पड़ रहा है। न्यूज़ 18 हिंदी की एक ग्राउंड स्टडी ने इस बात का खुलासा किया है। तीसरी रिपोर्ट जो इस योजना की शुरू होने पर काफ़ी सवाल उठाती है। देखिए, जब भी कोई रोड ऐसे क्षेत्र में बनाई जाती है जो 100 किलोमीटर से अधिक होती है तो वहाँ पर एक असेसमेंट या उस क्षेत्र की क्षमता का टेस्ट करना भी बोल सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि संबंधित योजना पर्यावरण के लिहाज से कितनी सही या गलत है। लेकिन चार धाम ऑल वेदर रोड योजना के लिए सिर्फ लोगों ने या पर्यावरण के जानकारों ने ही नहीं बल्कि कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रश्न उठाए हैं। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो 2023 में सिलक्यारा टनल हादसा हुआ था वो भी इसी योजना का एक छोटा सा हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि जब 100 किलोमीटर से ज़्यादा वाले क्षेत्र में असेसमेंट होता है, ऐसे में चार धाम यात्रा का रूट जो 800 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो सरकार कैसे इससे बच गई? इसका जवाब भी सरकार खुद ही देती है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 अगस्त 2013 को जारी किए गए अपनी अधिसूचना के माध्यम से कहा है कि चार धाम परियोजना की कुल लंबाई 825 किलोमीटर है, लेकिन इसे 53 परियोजनाओं के छोटे छोटे हिस्सों में विकसित किया जा रहा है, जिनमें से हर एक की लंबाई 100 किलोमीटर से कम थी। इसलिए इस योजना को पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। अब ऐसे में भले ही सरकार ये योजना 53 भागों में बांटकर असेसमेंट को चकमा दे दिया हो, लेकिन योजना के शुरू होते ही लोगों को परेशानियां भी होने लगी। कई रिपोर्ट से बताती है कि इस योजना की वजह से कई और नए भूस्खलन वाले क्षेत्र डेवलप हो गए। इस योजना के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम खुद ही आपदाओं को न्योता दे रहे हैं, जैसे खनन माफिया, नदियों में कचरा और ओवर टूरिज्म, और भी बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से आप और हमारी वजह से ये आपदाएं आती हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे इन आपदाओं से बचा जा सकता है। चार धाम रोड परियोजना आज की नहीं है। इस योजना को लेकर कई बार विशेषज्ञों ने चेताया है, लेकिन कोई फर्क कहीं पर भी पड़ता नहीं दिखा। खैर, जब सरकारें प्रकृति से जुड़ी चिंताओं को ही नजरअंदाज करना शुरू कर देती है तब सुधार की बहुत ही ज्यादा उम्मीद नहीं रहती। लेकिन अगर करना ही चाहे तो बदलाव हो सकता है। देखिए, पहाड़ों में वेजिटेशन कवर डिस्टर्ब्ड है। ऐसे में मिट्टी पर सीधे सीधे बारिश, धूप और हवा सब पड़ती है। बारिश की वजह से पानी जमीन के अंदर चला जाता है, वहाँ पर कोल्ड प्रेशर बनता है और मिट्टी की ताकत कम हो जाती है। भूस्खलन इन सभी कारणों की वजह से होता है। ऐसे में इन्हें रोकना बहुत ही जरूरी है। इनको रोकने के लिए वेजिटेशन ग्रोथ जरूरी है। आसान भाषा में हमें पहाड़ों में खेती करने की जरूरत है। अभी कुछ दिनों पहले एक खबर यह भी आई थी कि उत्तराखंड के कई ग्लेशियर खतरे के निशान से ऊपर है, जिनकी वजह से भविष्य में उत्तराखंड को काफी नुकसान हो सकता है। ऐसे में हमें उन ग्लेशियरों की निगरानी बढ़ानी होगी। उत्तराखंड में आने वाले भीषण आपदाओं के पीछे ग्लेशियर ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, फिर चाहे वो 2013 की केदारनाथ आपदा हो या 2021 में चमोली आपदा हो। देखिए, कुछ ग्लेशियर पिघलकर नदियों का रूप ले लेते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे तालाबों को खोजा जाए और वहाँ छोटे छोटे छेद करके उनका पानी खाली किया जाए ताकि वो बाद में कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही आपदाओं से हम बच सकते हैं। हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना होगा। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से जमीन के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी चला जाता है, जो मिट्टी को ढीला कर देता है और भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे कि जोशीमठ में हुआ। ज़रूर जोशीमठ के दरकने के पीछे और भी वजहें हैं, लेकिन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होना एक वजह ज़रूर गिनाई जाती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स पेड़ों को काटने की बजाय लगाने का उपाय भी देते हैं। तो मोटा मोटी निष्कर्ष यही निकलता है कि उत्तराखंड में हर साल आने वाली आपदाओं के पीछे कहीं ना कहीं सरकारों की नज़रअंदाजगी और बेतहाशा निर्माण है। हमें और सरकार को समझने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड को कैसा विकास चाहिए। ज़रूरत है उत्तराखंड को पढ़ने की, उत्तराखंड की ज़रूरत को समझने की, ना कि अपने मन के हिसाब से अंधाधुंध विकास करने की। इस साल हमें और आपको सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस साल उत्तराखंड में भी गर्मी ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। क्या है इसकी वजह, उसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप उत्तराखंड को करीब से जानना और समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।